आज हम 18वीं सदी के फ्रांस की बात करेंगे। एक ऐसा वक्त जब सदियों पुरानी राजशाही की नींव हिल रही थी और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे शब्द सिर्फ नारे नहीं थे। इसकी शुरुआत होती है 14 जुलाई 1789 की एक तनाव भरी सुबह से। पेरिस की सड़कों पर अफवाहें थी, है ना, कि राजा ने अपनी सेना को शहर पर कब्जा करने का हुक्म दे दिया है। जी, और ये भी कि वो कभी भी आम लोगों पर गोलियां चला सकती है। माहौल में खौफ और गुस्सा दोनों था। इसी खौफ और गुस्से के बीच करीबन 7,000 लोग पेरिस के टाउन हॉल के सामने जमा होते और तय करते हैं कि वो खुद अपनी एक सेना बनाएंगे। लेकिन सेना के लिए हथियार कहाँ से आएंगे? और यहीं से वो चिंगारी भड़कती है। चलिए पहले समझते हैं कि इस चिंगारी के लिए बारूद इकट्ठा कैसे हुआ। सही बात है। तो क्रांति से पहले का जो फ्रांसीसी समाज था, जिसे ओल्ड रेजीम कहते हैं, वो असल में कैसा दिखता था? समाज 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। बिल्कुल, ये एक तरह की सामाजिक सीढ़ी थी। पहले एस्टेट में पादरी वर्ग थे, क्लर्जी। अच्छा। दूसरे में कुलीन वर्ग, नोबिलिटी। और तीसरे एस्टेट में बाकी सब लोग, बड़े व्यवसायी से लेकर भूमिहीन मजदूर तक। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि लगभग 90% आबादी किसानों की थी। हाँ, लेकिन सिस्टम को लेके थी। मतलब पादरी और कुलीन वर्ग जिनके पास देश की सारी दौलत थी, उन्हें सरकार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। जी, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता था। सारा का सारा बोझ तीसरे एस्टेट पर था। और ये बोझ भी कोई छोटा मोटा नहीं था। बिल्कुल नहीं। तीसरे एस्टेट को कई तरह के टैक्स देने पड़ते थे। चर्च उनसे टाइथ नाम का एक धार्मिक कर वसूलता था, जो उनकी खेती की उपज का 10वां हिस्सा होता था। जी, और उसके अलावा टाइल नाम का एक सीधा टैक्स था जो सीधे सरकार को जाता था। यही नहीं, नमक और तंबाकू जैसी रोज की चीजों पर भी भारी टैक्स थे। मतलब हर तरफ से आम आदमी ही पिस रहा था। हाँ, उस दौर का एक कार्टून है जिसमें कुलीन को मकड़ी और किसान को मक्खी दिखाया गया है। वो तस्वीर मतलब उस शोषण को एकदम साफ कर देती है। तो व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही थी, और इस चरमराती व्यवस्था की कमान एक ऐसे इंसान के हाथ में आई जो शायद इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। 1774 में सिर्फ 20 साल की उम्र में लुई 16वां फ्रांस का राजा बना। और राजा बनते ही उन्हें विरासत में मिला खाली खजाना। क्यों? इतना बड़ा देश खजाना खाली कैसे हो गया? एक तो फ्रांस ने सालों तक लंबे और महंगे युद्ध लड़े थे। ऊपर से वर्साय के आलीशान महल और राज दरबार की शान और शौकत का खर्च, वो भी बहुत भारी था। अच्छा। और इसी बीच लुई 16वें ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आजादी दिलाने में मदद की। और ये फैसला फ्रांस के लिए बहुत महंगा पड़ा। स्रोत में 10 अरब लिवरे का जिक्र है। हाँ, इस युद्ध की वजह से फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से ज्यादा का कर्ज और चढ़ गया, जबकि 2 अरब लिवरे का कर्ज पहले से ही था। इतना ज्यादा? जी, हालत ये हो गई थी कि सरकार के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इस कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा था। देश चलाने के लिए पैसा ही नहीं बचा था। तो सरकार के पास टैक्स बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और टैक्स कौन देता? वही तीसरा एस्टेट। तो एक तरफ सरकार का खजाना खाली और दूसरी तरफ आम आदमी की जेब भी खाली हो रही थी। एक जीविका संकट की बात भी है। हाँ, हुआ ये कि फ्रांस की आबादी 1715 से 1789 के बीच करीब 2.3 करोड़ से बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। आबादी बढ़ी तो अनाज की मांग भी बढ़ी होगी। तेजी से बढ़ी, लेकिन उत्पादन उस रफ्तार से नहीं बढ़ा, और इसका सीधा असर पड़ा पावरोटी की कीमतों पर, जो उस समय आम आदमी का मतलब मुख्य भोजन था। कीमतें आसमान छूने लगी। बिल्कुल, मजदूरों की दिहाड़ी वही थी, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी चौड़ी हो गई थी कि उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। लोग भूखे थे, और एक भूखे इंसान से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। ये लिखे थे और अपने दम पर अमीर हुए थे। उन्हें ये बात बहुत चुभती थी कि समाज में इज्जत और अधिकार जन्म से क्यों मिलते हैं, योग्यता से क्यों नहीं। और यही वो वर्ग था जिसने नए विचारों को आवाज दी। जी, वे एक ऐसे समाज का सपना देख रहे थे जहां कानून सबके लिए बराबर हो और हर किसी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। ये विचार जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों से आ रहे थे। लेकिन ये विचार हवा में आए कहां से? मतलब क्या एक आम किसान जिसे अपनी अगली रोटी की चिंता है, उसे शक्ति के विभाजन जैसे भारी भरकम सिद्धांत से कोई मतलब था? ये विचार असल में जमीन पर कैसे उतर रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है। ये विचार सिर्फ मोटी मोटी किताबों में बंद नहीं थे।
ये पेरिस के कॉफी हाउस और सैलून में होने वाली बहसों से छनकर आम लोगों तक पहुंच रहे थे। अच्छा, तो लोग इन पर चर्चा करते थे। हाँ, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अखबार में कुछ पढ़ता और फिर जोर जोर से दूसरों को सुनाता। एक व्यापारी जो पढ़ सकता था वो दुकान पर बैठकर अपने कारीगरों को इन नए विचारों के बारे में बताता था। इस तरह ये आइडियाज आम बोलचाल का हिस्सा बन गए। तो अब सारे हालात तैयार हैं, खजाना खाली, लोग भूखे और नए विचार हवा में। अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी लगी 5 मई 1789 को। नए टैक्स लगाने की मंजूरी के लिए लुई सोल्वे ने एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। 175 साल बाद ये बैठक हो रही थी। वर्साई के शानदार हॉल में पहले और दूसरे एस्टेट के 300 प्रतिनिधि आमने सामने बैठे थे और तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधियों को पीछे खड़ा कर दिया गया था। जी, और इस बैठक में वोटिंग का नियम तो और भी अजीब था। हाँ, परंपरा के मुताबिक हर एस्टेट का सिर्फ एक वोट होता था, हर सदस्य का नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब था कि पादरी और कुलीन वर्ग हमेशा मिलकर तीसरे एस्टेट को 2-1 से हरा सकते थे। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि 97% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले तीसरे एस्टेट का वोट और मुट्ठी भर पादरियों का वोट बराबर था। ये तो शुरू से ही धांधली थी। यही बात तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने भी कही। उन्होंने मांग रखी कि अब पूरी असेंबली एक साथ वोट करे और हर सदस्य का एक वोट गिना जाए। ये एक लोकतांत्रिक मांग थी। जी, रूसो के सिद्धांतों से प्रेरित। जब राजा ने उनकी ये मांग ठुकरा दी तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि गुस्से में हॉल छोड़कर बाहर चले गए। और यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। हाँ, 20 जून को ये सभी 600 प्रतिनिधि वर्साई के ही एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने खुद को पूरे फ्रांस की नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक वे राजा की शक्तियों को कम करने वाला एक संविधान नहीं बना लेते तब तक वे यहां से नहीं हटेंगे। इतिहास में इसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। ये राजा की सत्ता को सीधी चुनौती थी। एक तरफ नेशनल असेंबली वर्साई में संविधान बनाने में जुटी थी, दूसरी तरफ पेरिस की सड़कों पर हालात बेकाबू हो रहे थे। हाँ, कड़ाके की ठंड ने फसल बर्बाद कर दी थी, पावर रोटी की कीमतें आसमान पर थीं और बेकरी वाले जमाखोरी कर रहे थे। दुकानों के बाहर भूखी औरतों की लंबी लंबी लाइनें लगी थी। उनका गुस्सा तो फूटना ही था। और फिर आई 14 जुलाई की तारीख। जैसा हमने शुरू में बात की थी, राजा ने सेना को पेरिस में घुसने का आदेश दे दिया। जवाब में गुस्साई भीड़ ने हथियारों की तलाश में बास्तील के किले जेल पर हमला कर दिया। तो ये जो बास्तील का किला था वो एक तरह से राजा की ताकत और जुल्म का प्रतीक था, है ना? सबसे बड़ा प्रतीक। उस लड़ाई में किले का कमांडर मारा गया, 7 कैदियों को आजाद करा लिया गया और लोगों ने नफरत में उस किले को ईंट दर ईंट तोड़ डाला। कहा जाता है कि लोग उसके पत्थर के टुकड़े यादगार के तौर पर घर ले गए। ये दिखाता है कि बास्तील से उन्हें कितनी नफरत थी। बिल्कुल। और ये आग सिर्फ पेरिस तक ही सीमित नहीं रही, जल्द ही ये देहाती इलाकों में भी फैल गई, जिसे महान भय का दौर कहा गया। वहां क्या हुआ? गांव में अफवाहें उड़ने लगीं कि जमींदारों ने अपनी पकी हुई फसलों को तबाह करने के लिए लुटेरों के गिरोह बुलाए हैं। इस खौफ में बौखलाए किसानों ने कुदालों और बेलचों से जमींदारों के किलों पर हमला कर दिया और उन्होंने अनाज के गोदाम लूट लिए और लगान के सारे दस्तावेज जलाकर खाक कर दिए। कई कुलीन तो अपनी जान बचाकर भाग गए। तो एक तरफ पेरिस में बास्तील का पतन हुआ, दूसरी तरफ देहात में किसानों का विद्रोह। लुई सोल्वे के पास अब झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे अपनी विद्रोही प्रजा की ताकत का अंदाजा हो गया था। उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और मान लिया कि अब उसकी सत्ता पर संविधान का अंकुश होगा। और इसके बाद जो हुआ वो भी तो ऐतिहासिक था। 4 अगस्त 1789 की रात। जी, उस एक रात में नेशनल असेंबली ने एक ही झटके में फ्रांस की सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। एक ही रात में क्या क्या बदला उस रात? उस एक रात में पादरी वर्ग को मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए। धार्मिक कर टाइद बंद कर दिया गया। चर्च की सारी जमीन सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। वाकई एक ही रात में फ्रांस की पूरी सामाजिक व्यवस्था पलट दी गई। हाँ, और इसके बाद 1791 में नया संविधान बनकर तैयार हुआ। फ्रांस अब एक निरंकुश राजतंत्र नहीं बल्कि एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। राजा था पर उसकी शक्तियां सीमित थीं।
जी, अब सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी, बल्कि उसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया था। लेकिन यहाँ एक पेच था। क्या? संविधान ने सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। ये तो वही बात हुई, समानता की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी उन्होंने भेदभाव कर ही दिया। बिल्कुल। सिर्फ 25 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते थे, उन्हें ही सक्रिय नागरिक माना गया और वोट का हक मिला। और बाकी सभी पुरुषों और तमाम महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक कहकर वोटिंग से बाहर कर दिया गया। तो उन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तो जारी किया, लेकिन वो सभी पुरुषों पर भी लागू नहीं होता था। महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये उस क्रांति के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक था। उस घोषणा पत्र में जीवन का अधिकार, बोलने की आजादी और कानून के सामने बराबरी जैसे अधिकारों को नैसर्गिक कहा गया। मतलब ऐसे अधिकार जो हर इंसान को जन्म से मिलते हैं। मुझे वो हिस्सा भी बड़ा दिलचस्प लगा जहां राजनीतिक प्रतीकों की बात की गई है। चूंकि ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो इन विचारों को तस्वीरों से समझाया गया। हाँ, ये बहुत जरूरी था। जैसे टूटी हुई जंजीर जो दासों की आजादी का प्रतीक थी, या फिर छड़ों का बंडल, जिसका मतलब था कि एकता में ही ताकत है। सही, एक अकेली छड़ को कोई भी तोड़ सकता है, पर पूरे बंडल को नहीं। और लाल फ्रेजियन टोपी जिसे आजाद हुए दास पहनते थे, वो आजादी का सबसे बड़ा सिंबल बन गई। तो हमने देखा कि कैसे फ्रांस सिर्फ 2 सालों के अंदर एक निरंकुश राजतंत्र से, जो कर्ज और सामाजिक नाइंसाफी के बोझ तले दबा था, एक संवैधानिक राजतंत्र में बदल गया। इस क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा दिया, उसका असर आज भी महसूस होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्रोत हमें एक बहुत अहम मोड़ पर छोड़ जाते हैं। 1791 के संविधान ने राजनीतिक अधिकार सिर्फ समाज के अमीर तबके को दिए थे। इससे आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर गरीब, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उन्हें लगा कि क्रांति ने उनके साथ धोखा किया है। तो क्रांति को अभी और आगे ले जाने की जरूरत थी। जी, वो मानते थे कि अभी क्रांति अधूरी है। तो यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। जब कोई क्रांति सभी के लिए समानता का वादा करती है, लेकिन असल में अधिकार सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही देती है, तो क्या वो क्रांति वाकई पूरी हो गई है, या ये सिर्फ एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा हिंसक और तूफानी अध्याय की शुरुआत है?